नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर पद के सफल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष नहीं रखने का आरोप। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच बोला छात्रों के साथ हुआ धोखा। आज 24 जिलों में पुतला दहन। झारखंड में आज बादल बारिश का दौर, 22 से फिर बदल सकती है मानसूनी सक्रियता। जेएसएससी परीक्षा मामले में एसआईटी की जांच तेज, 37 लोगों से पूछताछ। झारखंड में सरकारी नौकरी का मौका, एनएचएम में 58 वैकेंसी, 75,000 तक वेतन। 29 जंगली हाथियों को उत्पात, चौथे दिन भी जारी, फसलें और संपत्तियां तबाह, किसानों को भारी नुकसान। जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। नियुक्ति रद्द होने के खिलाफ बुलंद की आवाज, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। झामुमो का बड़ा ऐलान, एमएमडीआर कानून के खिलाफ बूथ से सड़क तक उतरेगी पार्टी, हेमंत ने बताया काला कानून। एसआईआर को लेकर 22 और 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे शिविर, फॉर्म 6 और 8 भरने का मौका। लगातार 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा हॉकी झारखंड, शूट आउट में ओडिशा को 4-3 से हराया। विधायक जयराम महतो ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, खनिज बिल वापस लेने और झारखंड में सेस जारी रखने की मांग। तो ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर पद के सफल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 18 अगस्त की रात झारखंड सरकार द्वारा 22 नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले से मचे हड़कंप के बीच गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से कुछ सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली खबर आई है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे होगी। इससे पहले सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करना है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फिलहाल काम जारी रखने की अनुमति दी है। हालांकि उन्हें लिखित रूप से यह स्वीकार करना होगा कि संबंधित आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट का अंतिम फैसला उन्हें मान्य होगा। कोर्ट ने कहा है कि जब राज्य सरकार खुद मामले की सीआईडी जांच करा रही है तो बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के किसी की नियमित नियुक्ति खत्म नहीं की जा सकती। 11वीं से 13वीं जेपीएससी मामले में सोनम कुमारी और दीपमाला, जबकि फूड सेफ्टी ऑफिसर मामले में सौरभ सिंह ने याचिका दायर की थी। हालांकि सरकार के जिस नोटिफिकेशन में जेपीएससी, फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ परीक्षा रद्द की गई थी उसमें फिलहाल हाईकोर्ट ने केवल जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर से जुड़े मामलों में रोक लगाई है। जेएसएससी सीजीएल रद्द होने से नौकरी गंवाने वालों का आंदोलन जारी। जेपीएससी और फूड सेफ्टी पर हाईकोर्ट की रोक से जगी उम्मीद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने से नौकरी गंवाने वाले चयनित कर्मियों का आंदोलन गुरुवार को भी जारी रहा। झारखंड हाईकोर्ट से 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद सीजीएल चयनित कर्मियों को भी राहत की उम्मीद जगी है। कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले से नाराज कर्मियों ने प्रोजेक्ट भवन पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नियुक्ति रद्द करने का फैसला वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों को समझाकर वहां से बाहर कर दिया गया, लेकिन उनका आंदोलन जारी है। कर्मियों का कहना है कि सरकार के फैसले से एक झटके में हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है। पवन कुमार चौबे ने कहा है कि जब तक फैसला वापस नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। वही दीन बंधु दुबे ने कहा कि शुक्रवार को भी प्रोजेक्ट भवन के समक्ष प्रदर्शन जारी रहेगा। गुरुवार शाम कर्मियों ने मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा निकालकर विरोध जताया और आगे भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष नहीं रखने का आरोप। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच बोला छात्रों के साथ हुआ धोखा। आज 24 जिलों में होगा पुतला दहन। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर छात्रों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। मंच के नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र 26 दिनों से धरना और भूख हड़ताल पर थे। सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद छात्रों ने भरोसा करते हुए अपना आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित किया था, लेकिन हाईकोर्ट में सरकार की ओर से
मजबूती से पक्ष नहीं रखे जाने के बाद छात्रों में फिर आक्रोश है। मंच ने सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई। मंच के नेता कुणाल प्रताप ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में महाधिवक्ता मौजूद नहीं थे और सरकारी वकील ने भी प्रभावी तरीके से सरकार का पक्ष नहीं रखा। उन्होंने कहा कि छात्रों के इतने महत्वपूर्ण मामले में सरकार का रवैया कई सवाल खड़े करता है। मंच ने ऐलान किया है कि आज शुक्रवार को झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने छात्रों की मांगों पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाया तो 2 महीने से पहले ही आंदोलन दोबारा शुरू किया जा सकता है। आज झारखंड में बादल बारिश का दौर, कल 22 से फिर बढ़ सकती है मानसून की सक्रियता। झारखंड में पिछले दिनों अच्छी बारिश के बाद आज 21 अगस्त को मौसम में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रांची समेत दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई इलाकों में गरज, चमक और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 से 27 अगस्त के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि 22 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी के संकेत हैं। 22 से 24 अगस्त के बीच कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना बनी हुई है। राजधानी रांची में भी 22 और 23 अगस्त को बादल और गरज के साथ बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में आज बारिश थोड़ी कम रहने के बावजूद मौसम पूरी तरह से साफ नहीं होगा और आने वाले दिनों में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। रामगढ़ जिले में बड़की पोना में तबाही के बाद सरैया पहुंचा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना के बाद करीब 10 जंगली हाथियों का झुंड अब सरैया पहुंच गया है। हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया है। झुंड के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों का झुंड कुंदरू कला पंचायत के सरैया में दामोदर नदी तट के पास डेरा जमाए हुए हैं। इससे आसपास के गाँव के लोग भयभीत हैं। इससे पहले हाथियों का झुंड रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के पास भी रुका था। बड़की पोना में हाथियों के हमले में 2 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन और वन विभाग सतर्क है। मुखिया किशुन राम मुंडा ने ग्रामीणों से हाथियों से दूर रहने और रात में सावधानी बरतने की अपील की है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों पर नजर रख रही है। क्यूआरटी की टीम हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भेजने में जुटी है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों से फसल और जान माल का खतरा बना हुआ है। वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। झामुमो का बड़ा ऐलान, एमएमडीआर कानून के खिलाफ बूथ से सड़क तक उतरेगी पार्टी, हेमंत ने बताया काला बिल। रांची के हरमो स्थित सोहराय भवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झामुमो केंद्रीय समिति की अहम बैठक हुई। इसमें एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन का ऐलान किया गया। हेमंत सोरेन ने विधेयक को झारखंड के अधिकारों पर हमला बताते हुए इसे काला बिल कहा। पार्टी का कहना है कि इसके लागू होने से राज्य को खनिज संसाधनों और खनिज वाली जमीन से मिलने वाले राजस्व में नुकसान हो सकता है, जिसका असर मैया सम्मान, अबू आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं पर पड़ सकता है। झामुमो ने तय किया है कि इस मुद्दे पर आंदोलन बूथ से लेकर जिला और राज्य स्तर पर चलाया जाएगा। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को बिल के प्रभावों की जानकारी देंगे और जन समर्थन जुटाएंगे। बैठक में सांसद विजय हांसदा, नलिन सोरेन, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, विधायक हेमलाल मुर्मू समेत कई नेता शामिल हुए। पार्टी ने झारखंड के खनिज संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया है। 15,000 रुपए रिश्वत लेते थाना प्रभारी मनीष कुमार रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी ने बिछाया था जाल। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने चाईबासा के बंदगांव थाना प्रभारी मनीष कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बंदगांव थाना क्षेत्र में अफीम तस्करी से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी का नाम हटाने और उसे केस में राहत देने के एवज में थाना प्रभारी ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत देने से इनकार करते हुए पीड़ित ने इसकी शिकायत जमशेदपुर एसीबी से की थी। शिकायत के बाद एसीबी ने गुप्त रूप से मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद गुरुवार को एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। जैसे ही पीड़ित ने थाना प्रभारी मनीष कुमार को 15,000 रुपए दिए, टीम ने मौके पर छापेमारी कर उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम थाना प्रभारी को अपने साथ जमशेदपुर ले गई। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, नियुक्ति रद्द होने के खिलाफ बुलंद की आवाज, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति रद्द किए जाने के विरोध में चयनित अभ्यर्थियों ने गुरुवार शाम मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे और सरकार के फैसले के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। अल्बर्ट एक्का चौक पर अभ्यर्थियों ने न्याय दो या फांसी दो के नारे लगाते हुए नियुक्ति बहाल करने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत कर मेरिट के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास की है और कई चयनित अभ्यर्थी विभागों में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। उनका सवाल है कि भर्ती में अगर गड़बड़ी हुई है तो दोषी अधिकारियों और संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों को इसकी सजा क्यों दी जा रही है? अभ्यर्थियों ने सरकार से नियुक्ति रद्द करने का फैसला वापस लेने, चयनित अभ्यर्थियों को उनका हक देने और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा। लगातार 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा हॉकी झारखंड, शूटआउट में ओडिशा को 4-3 से हराया। महाराष्ट्र के पुणे में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में हॉकी झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 14वीं बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। मुकाबले में ओडिशा ने 24वें मिनट में गोल कर बढ़त बनाई, लेकिन झारखंड की कप्तान रजनी केरकेट्टा ने 33वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। निर्धारित समय तक स्कोर बराबर रहने के बाद शूटआउट से फैसला लिया गया। शूटआउट में सलोमी नाग, अनुप्रिया शोरिंग, स्वीटी डुंगडुंग और कप्तान रजनी केरकेट्टा ने गोल किए, जबकि गोलकीपर गंगी बरला ने ओडिशा के 2 प्रयास रोककर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले झारखंड ने हॉकी चंडीगढ़ को 6-0 और हॉकी पंजाब को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। लगातार 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचना टीम की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। धनबाद के पाथरडी में कोल वासरी में वेल्डिंग मशीन में ब्लास्ट, 2 मजदूर झुलसे। धनबाद के पाथरडी कोल वासरी में गुरुवार को वेल्डिंग के दौरान अचानक मशीन में तेज धमाका हो गया। हादसे में 3 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें वेल्डर दिलीप यादव और हेल्पर अमर महतो गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक एसीबी कंपनी के मजदूर वासरी परिसर में वेल्डिंग का काम कर रहे थे, तभी अचानक मशीन में ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मजदूरों और स्थानीय लोगों ने कंपनी प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के बिना मजदूरों से काम कराया जा रहा था। हालांकि ब्लास्ट किन परिस्थितियों में हुआ और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, या तो जांच का विषय है, उसके बाद ही स्पष्ट होगा। मजदूरों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और वास्तरी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जेएसएससी परीक्षा मामले में एसआईटी की जांच तेज, 37 लोगों से पूछताछ। जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की गठित एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी अब तक 37 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सभी को नोटिस जारी कर सीआईडी कार्यालय बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अलग अलग पहलुओं की जानकारी जुटाई गई है। जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा के दौरान कहीं नियमों का उल्लंघन या किसी स्तर पर अनियमितता तो नहीं हुई। जांच के दौरान सीआईडी की टीम ने नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी कर परीक्षा से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए थे, जिनकी जांच की जा रही है। जेएसएससी सचिव से भी मामले में लंबी पूछताछ हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर एसआईटी पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। चाईबासा के पांडरासाली में दीवार गिरने से मलबा में दबकर बुजुर्ग की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिला में लगातार बारिश के चलते दीवार गिरने से लोटा गांव निवासी 64 वर्षीय सुखलाल पांडे की मौत हो गई। बताया जाता है कि गुरुवार को सुखलाल पांडे अपने घर के बगल में खड़ा था। उसी समय अचानक एक घर का दीवार उसके ऊपर गिर गया, जिसके मलबे में वह दब गया और मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि 3 दिन से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से गाँव की अधिकांश मिट्टी से बने घर का मिट्टी नरम हो चुका है। यही कारण है कि एक घर का दीवार अचानक सुखलाल के ऊपर गिर गया, जिससे वह उसके मलबे की चपेट में आ गए।
विधायक जयराम महतो ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, खनिज बिल वापस लेने और झारखंड में सेस जारी रखने की मांग। डुमरी विधायक जयराम महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एमएमडीआर बिल का विरोध किया है। उन्होंने झारखंड में खनिज पर सेस जारी रखने और संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की है। महतो ने कहा कि देश को करीब 40% खनिज उपलब्ध कराने वाले झारखंड को खनिज सेस से वंचित करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि खनन परियोजनाओं के लिए रैयतों ने बड़े पैमाने पर जमीन दी है, जिसके बदले उन्हें विस्थापन, पलायन और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जयराम महतो ने प्रधानमंत्री से झारखंड की आर्थिक स्थिति और विकास की जरूरतों को देखते हुए खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व पर राज्य का अधिकार और जनता के हित महत्वपूर्ण है। महतो ने चेतावनी दी है कि अगर झारखंड विरोधी विधेयक वापस नहीं लिया गया तो हक और अधिकार के लिए सड़क से सदन तक लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रहेगा। उफनती गंगा नदी में डूबने से 9 साल के अभिराज की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। साहिबगंज के सकरी गली में उफनती गंगा नदी में डूबने से 9 साल के अभिराज की मौत हो गई। गुरुवार को नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया था। देर रात स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उनका शव बरामद किया। अभिराज गोपालपुर फिलहार टोला निवासी अग्रसेन चौधरी का छोटा बेटा था और यूपीएस रामपुर इंग्लिश स्कूल में दूसरी कक्षा का छात्र था। मानसून की बारिश के कारण इन दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी किनारे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में नदी के किनारे जाना और बच्चों का गहरे पानी में उतरना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अभिराज की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को उफनती नदी और जल भराव वाले इलाकों से दूर रखें ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 29 जंगली हाथियों का उत्पात, चौथे दिन भी जारी। फसलें और संपत्तियां तबाह, किसानों को भारी नुकसान। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के अटका क्षेत्र में 29 जंगली हाथियों का झुंड गुरुवार को चौथे दिन भी सक्रिय रहा। हाथियों ने तैयार फसलों के साथ कई संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। एक होटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जबकि पोल्ट्री फार्म क्षतिग्रस्त होने से करीब 2000 मुर्गे भाग गए। हाथियों ने चारदीवारी, मोटर पंप, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम समेत सिंचाई उपकरण भी तोड़ दिए। बादाम, मिर्च, भिंडी, खीरा, धनिया, मूली और धान समेत कई फसलें बर्बाद हो गई। ग्रामीणों के अनुसार 4 दिनों में 100 से अधिक किसानों को करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुटी है, लेकिन झुंड बार बार लौटकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। गुरुवार को जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। किसानों ने वन विभाग से हाथियों को सुरक्षित तरीके से हटाने, नुकसान का आकलन कराने और उचित मुआवजा देने की मांग की है। लगातार हाथियों के उत्पात से इलाके के किसानों में नाराजगी और डर का माहौल है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बाबूलाल मरांडी का हमला, बोले परीक्षा रद्द करने का रचा ढोंग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने का फैसला कोर्ट में नहीं टिकेगा। मरांडी ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन खत्म कराने के लिए परीक्षा रद्द करने का ढोंग रचा गया और छात्रों को भ्रम में रखकर आंदोलन समाप्त कराया गया। मरांडी ने कहा कि सरकार से केवीएट दाखिल करने का आग्रह भी किया गया था ताकि कोर्ट में अपना पक्ष रखा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत तरीके से बहाल लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने के लिए कोशिश हो रही है। उन्होंने दोहराया है कि उनकी मांग सीबीआई जांच की है ताकि दोषियों की पहचान कर कार्रवाई हो सके और सही प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान न पहुंचे। एसआईआर को लेकर 22 और 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे शिविर। फॉर्म 6 और 8 भरने का अंतिम मौका। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। यह दूसरा और अंतिम विशेष शिविर होगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र नागरिक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भर सकते हैं। 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के होने वाले झारखंड के सामान्य निवासी आवेदन कर सकेंगे। एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग अलग बूथों पर दर्ज और वे एक ही स्थान पर रह रहे हैं तो उन्हें एक मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने पात्र नागरिकों से शिविर में पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। इसके लिए ECI नेट ऐप या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voter.eci.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है।
झारखंड में सरकारी नौकरी का मौका, एनएचएम में 58 वैकेंसी, 75,000 तक वेतन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम झारखंड के तहत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर 58 पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती निकाली गई है। इनमें अकाउंट्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर, स्टेट अकाउंट्स मैनेजर समेत कई पद शामिल हैं। इन पदों के लिए वेतन 19,800 रुपए से लेकर अधिकतम 75,000 रुपए तक निर्धारित किया गया है। अलग अलग पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 से 45 वर्ष तय है, जिसमें आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी 18 अगस्त से 3 सितंबर 2026 की रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और विस्तृत जानकारी के लिए एनएचएम झारखंड के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहीं पहले से एनएचएम में काम कर रहे कर्मचारियों ने भर्ती नियमों को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वर्षों के अनुभव को देखते हुए नियुक्ति में प्राथमिकता और उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए। बोकारो में बंद मकान से मिली मां बेटे की सड़ी हुई लाश, अलग अलग बाथरूम में पड़े थे शव। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र की कोऑपरेटिव कॉलोनी में गुरुवार को बंद मकान से मां बेटे के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मकान से कई दिनों से तेज दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम से करीब 60 वर्षीय अनीता देवी और प्रथम तल्ले के बाथरूम से उनके करीब 30 वर्षीय बेटे नितेश का शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक दोनों की मौत अलग अलग समय पर होने की आशंका है। घटना की सूचना पर सिटी डीएसपी राजीव रंजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गहराई से जांच के लिए रांची से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। जांच में मकान की बिजली कई दिनों से कटी होने की बात भी सामने आई है। हालांकि इसका मौत से संबंध अब भी स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। बोकारो में सांप के काटने से 65 वर्षीय महिला की मौत, खेत से लौटते समय हुआ हादसा। बोकारो के बैरा बस्ती दुगदा में गुरुवार सुबह खेत से घर लौट रही 65 वर्षीय विधि देवी को सांप ने पैर में काट लिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि किसी लकड़ी के छोटे टुकड़े से उन्हें लगी है, इसलिए सांप के काटने का पता नहीं चल सका। घर पहुंचने से पहले ही वह रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजनों ने पैर में सांप के काटने का निशान देखा। कुछ देर बाद दर्द बढ़ने के साथ पैर में सूजन भी आने लगी। इसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। विधि देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल से धनबाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया। परिजन उन्हें लेकर एसएनएमसीएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार सांप के काटने का समय पर पता नहीं चलने से इलाज में देरी हुई, जिससे उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हाईटेक हुई रामगढ़ पुलिस, प्रिजम से एफआईआर से फाइनल रिपोर्ट तक होगी डिजिटल निगरानी। रामगढ़ पुलिस ने लंबित मामलों के समयबद्ध निगरानी और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए प्रिजम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एसपी मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के जरिए एफआईआर दर्ज होने से लेकर फाइनल रिपोर्ट या आरोप पत्र दाखिल होने तक केस की पूरी जांच की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। पुलिस के अनुसार इस तरह की पहल शुरू करने वाला रामगढ़ राज्य का पहला जिला बना है। प्रिजम से जांच में प्रगति, साक्ष्य संकलन, आरोपों की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की निगरानी की जाएगी। प्रिजम के जरिए एसपी से लेकर थाना प्रभारी तक अधिकारी मामलों की प्रगति देख सकेंगे। पोर्टल में डिजिटल रिमाइंडर की सुविधा भी है, जिससे 60 से 90 दिनों की अवधि समय सीमा वाले मामलों पर विशेष नजर रखी जाएगी। किसी स्तर पर कार्रवाई लंबित होने पर संबंधित अधिकारियों को समय पर निर्देश दिए जा सकेंगे। एसपी ने कहा कि डाटा आधारित समीक्षा से जांच में देरी कम होगी और हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी। साथ ही NCLI पोर्टल पर जिले के प्रदर्शन में सुधार लाने का भी प्रयास किया जाएगा। धनबाद के छाताबाद में भूधसान पर सियासी घमासान, अनूप सिंह और ढुल्लू महतो आमने सामने। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में 7 अगस्त को हुए भूधसान के 13 दिन बाद भी प्रभावित परिवार मुआवजा, सुरक्षित पुनर्वास और डेंजर जोन चिन्हित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। हादसे में करीब 20 मकान जमींदोज हुए थे और कई लोग घायल हुए थे। त्रिपक्षीय वार्ता के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इसी बीच मामले को लेकर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। अनूप सिंह ने क्षेत्र में कथित अवैध कोयला खनन और गतिविधियों को संरक्षण मिलने का आरोप लगाते हुए सांसद पर निशाना साधा। वहीं ढुल्लू महतो ने पलटवार करते हुए मामले में सीबीआई, ईडी समेत केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की है। दोनों नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर भी पोस्ट, वीडियो और रील के जरिए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हालांकि प्रभावित परिवारों की मांग अब भी मुआवजा और स्थायी पुनर्वास की है। उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि सुरक्षित आशियाने के लिए ठोस कार्रवाई चाहिए।
चांडिल में स्कूल बस से गिरकर खलासी की मौत, जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल में गुरुवार सुबह स्कूल बस से गिरकर खलासी प्रभात महतो की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्कूल बस चौका से उमेश नगर स्थित दयावती मोदी पब्लिक स्कूल जा रही थी और उसमें बच्चे सवार थे। इसी दौरान प्रभात महतो अचानक चलती बस से नीचे गिर गया और बस के पिछले पहिए की चपेट में आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्रभात महतो को चांडिल अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। चांडिल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रभात महतो किन परिस्थितियों में चलती बस से गिरा। नगर निगम कर्मचारियों का निदेशालय के सामने धरना, बोले 20% पेंशन कटौती वापस हो। रांची में नगर निगम कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने नगरीय प्रशासन निदेशालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पेंशन में की गई 20% कटौती वापस लेने और नगर निकायों में जो नियमों के अनुसार नियुक्ति की मांग की। संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने कहा कि सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी मिलनी चाहिए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मैट्रिक पास कर्मचारियों के आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में बिना पूर्व सूचना कटौती किए जाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने नगर निकायों में संविदा नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। साथ ही पारिवारिक पेंशन की जो कम राशि को बढ़ाने और नगर निकायों से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने की मांग उठाई। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के घुजाडी में NH-19 पर गुरुवार को सड़क हादसे में बाइक सवार चिंतामणि महतो की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। मृतक बगोदर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी थे। परिजनों ने बताया कि चिंतामणि किसी काम से लुकैया गए थे और वहां से वापस लौटने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर डुमरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक विनोद सिंह अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। वही पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। HEC CMD के साथ यूनियनों की बैठक, रिवाइवल पैकेज और बकाया वेतन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। HEC के आर्थिक संकट के बीच गुरुवार को तिरुचि शिवा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय संसदीय समिति ने तीनों प्लांटों का निरीक्षण किया। समिति ने मशीनों की गुणवत्ता और कार्यक्षमता का जायजा लिया और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने की अपील की। साथ ही HEC के पुनरुद्धार के लिए केंद्र से जल्द पैकेज दिलाने का भरोसा दिया। इसी दौरान HEC CMD जो है KS मूर्ति के साथ यूनियनों की बैठक हुई। इसमें विशेष रिवाइवल पैकेज, बैंक या सरकारी गारंटी, मशीनरी आधुनिकीकरण, बकाया वेतन, प्रमोशन और DA मर्जर की मांग उठी। इसके अलावा स्कूलों में 11वीं 12वीं की फीस कम करने और HEC अस्पताल की सुविधाएं बहाल करने का मुद्दा भी उठा। CMD ने दोनों मामलों में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। यूनियनों ने कहा कि HEC को फिर से मजबूत उत्पादन स्थिति में लाने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता और ठोस कदम जरूरी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि संसदीय समिति के हस्तक्षेप से HEC के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में तेजी आएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर सवाल, याचिकाकर्ता और रिफॉर्म्स मंच ने मांगे जवाब। झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षाएं रद्द की थी। हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC, FSO और CDPO नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। इससे चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। वहीं याचिकाकर्ताओं और आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार से सवाल किए। FSO के याचिकाकर्ता दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि आंदोलन के दबाव में बिना ठोस जांच नियुक्तियां रद्द की गई। उन्होंने कहा है कि बिना जांच नियुक्तियां रद्द करना कितना उचित है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। रिफॉर्म्स मंच के राजेश प्रसाद ने कहा कि सरकार कोर्ट में नियुक्तियां रद्द करने का ठोस आधार नहीं बता सकी। राजेश प्रसाद ने कहा कि छात्रों ने सरकार पर भरोसा कर आंदोलन खत्म किया था। अब सरकार को CID जांच में मिले तथ्यों और साक्ष्यों को कोर्ट में मजबूती से रखना चाहिए। उन्होंने कथित अनियमितताओं, चीटिंग और पैसे के लेन देन से जुड़े साक्ष्य भी अदालत में पेश करने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार को छात्रों से किए भरोसे को कायम रखना चाहिए। वही राहुल कांति ने कहा है कि अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें और तथ्यों को सुनकर अंतिम फैसला करेगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई है।
ललमटिया से लापता बुजुर्ग का शव दुर्गा पहाड़ी से बरामद। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के ललमटिया निवासी भीखू महतो 75 वर्षीय का शव गुरुवार को दुर्गा पहाड़ी के समीप से बरामद किया गया। भीखू महतो पिछले 11 अगस्त से लापता थे। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच परिजनों को दुर्गा पहाड़ के समीप शव बरामद होने की सूचना मिली। कसमार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बताया जाता है कि सुबह कुछ ग्रामीणों ने पहाड़ी के किनारे छत विछत शव देखा। खबर फैलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शव की पहचान लापता भीखू महतो के रूप में हुई है। लोगों ने आशंका जताई है कि भीखू महतो जंगली जानवरों का शिकार हुए होंगे। हालांकि मौत के कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। दुर्गापुर पंचायत के मुखिया अमरेश कुमार महतो, उप मुखिया जहे पंचानन महतो, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कुमार महतो मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की है। जामताड़ा में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौत, 2 गंभीर घायल। जामताड़ा में ही जाम मुख्य मार्ग पर बेवा फाटक के पास गुरुवार को 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गौराई नाला गांव निवासी उत्पल मंडल की मौत हो गई, जबकि सुधीर सिंह और कपिल राय समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया। उत्पल के सिर और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर अताउल ने इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरी बाइक पर भोगी काटा निवासी सुधीर सिंह और बनकटी निवासी कपिल राय सवार थे। दोनों के सिर में गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की सलाह दी, लेकिन परिजनों ने सदर अस्पताल में ही इलाज जारी रखने का फैसला किया। परिजनों के मुताबिक उत्पल रात में नाइट गार्ड की नौकरी करते थे और दिन में फेरी लगाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी मौत से परिवार में मातम पसरा है। एमएमडीआर बिल के खिलाफ लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि खनिज संशोधन यानी एमएमडीआर बिल के खिलाफ झारखंड सरकार लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से बिना सलाह मशविरा किए यह फैसला लिया है, जिसका असर झारखंड की हर वर्ग पर पड़ेगा। सीएम ने कहा है कि झारखंड विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन खनिज संशोधन बिल राज्य के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्होंने कहा है इसका असर आदिवासी, दलित, पिछड़े और आम लोगों पर भी पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि हाल के दिनों में केंद्र के कई फैसलों से आम लोगों की परेशानी बढ़ी है। उन्होंने एसआईआर, पेपर लीक, परिसीमन और अब खनिज संशोधन विधेयक का जिक्र करते हुए केंद्र पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएमडीआर एक्ट में बिना सलाह मशविरा किए गए संशोधन राज्य के लिए नुकसानदेह हैं और इससे झारखंड पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विकसित राज्यों और अमीर वर्गों का पक्ष ले रही है, जबकि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के प्रति संवेदनशीलता की कमी दिख रही है। केके वर्मा कॉलेज में फीस वसूली को लेकर छात्रों का हंगामा, बिना रसीद 300 रुपए लेने का आरोप। गिरिडीह के बेरगे स्थित केके वर्मा इवनिंग डिग्री कॉलेज में फीस वसूली को लेकर लगातार दूसरे दिन छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों और आजसू छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रैक्टिकल के नाम पर 300 रुपए लिए जाने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि राशि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ली जा रही है, लेकिन कोई रसीद नहीं दी जा रही है। छात्रों ने आरोप लगाया कि अजय नामक व्यक्ति या राशि वसूल रहा है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। छात्रों ने फीस वसूली में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि हर भुगतान की रसीद मिलनी चाहिए। वही कॉलेज के प्रिंसिपल किशोर वर्मा ने बताया है कि छात्रों से डेवलपमेंट के नाम पर राशि ली जा रही है। रसीद नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने स्वीकार किया कि फिलहाल रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई है और जल्द दे दी जाएगी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर छात्रों का विरोध लगातार जारी है। शेष की राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों में खर्च हो, सीबीआई जांच हो, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने गुरुवार को खनिज संसाधनों, शेष, डीएमएफटी फंड और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों का लाभ खासकर खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचना चाहिए। महतो ने एमएमडीआर संशोधन का जिक्र करते हुए राज्य हित में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शेष की राशि से प्रभावित इलाकों में स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए। सुदेश महतो ने डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता की मांग करते हुए इसके कथित दुरुपयोग पर सवाल उठाया और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने राज्य के वित्त प्रबंधन पर भी सवाल उठाते हुए बजट राशि के पूरी तरह खर्च नहीं होने का दावा किया। महतो ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए मिलने वाली राशि का प्रभावी इस्तेमाल और निगरानी जरूरी है। वही जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई से कराने की मांग की। झारखंड में कृषि उपकरणों पर 80% तक अनुदान, किसानों को मिलेगा आधुनिक खेती का लाभ। झारखंड में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की जाएगी। पीएमआरकेवीवाई के तहत
SMAM योजना में स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, लैम्प्स, पैक्स, कृषि समूह, FPO समेत अन्य समूह इसका लाभ ले सकेंगे। एक कृषि उपकरण बैंक के लिए 10 लाख रुपए तक की लागत पर 80% यानी अधिकतम 8 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। इससे छोटे और सीमांत किसान महंगे ट्रैक्टर और मशीनें समूह के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। योजना में ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, रीपर, राइस ट्रांसप्लांटर और थ्रेसर समेत करीब 35 तरह के कृषि यंत्र शामिल हैं। योजना का लाभ लेने के लिए समूह में 10 से 12 सदस्य और कम से कम 10 एकड़ कृषि योग्य भूमि का होना जरूरी है। समूह के कम से कम एक सदस्य के पास ट्रैक्टर या LMV चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। वही छोटे कृषि उपकरण बैंक के लिए 6,25,000 रुपए तक के पैकेज पर 80% यानी कि अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। व्यक्तिगत प्रगतिशील किसान 2 लाख रुपए तक के उपकरण पर 1,60,000 रुपए अनुदान ले सकते हैं, जिसके लिए 2 एकड़ कृषि भूमि जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, झारखंड कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर गुरुवार को झारखंड में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय समेत विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर केशव महतो कमलेश ने राजीव गांधी को आधुनिक भारत का दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जो मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष करने और पंचायती राज को मजबूत करने जैसे फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का सपना गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना था। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।